आज से करीब 70 साल पहले एक साइकेट्रिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास एक पेशेंट आया था जिसको बड़ी ही अजीब सी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने बताया कि उस पेशेंट को अपना सिर इतना भारी सा महसूस हो रहा है कि वो इसके सिर के साइज़ से 2 गुना ज़्यादा बड़ा लग रहा था और वज़न एक चिड़िया के पंख जितना हल्का। और उसे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि उसके लिम्स है ही नहीं। कुछ महीने बाद ऐसा एक और केस आया जहां एक 35 साल की औरत ने क्लिनिक में जाके अपनी ये प्रॉब्लम बताई कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इतनी विशालकाय हो गई है कि वो अपने हाथों से एक दूर दीवार को छू ले, यहाँ उसके हाथ बारीपन की वजह से बस अलग होके नीचे गिर जाएंगे। हाँ, आखिर ये चक्कर क्या था? अब तो बात पता करनी पड़ेगी। क्यूरियस? हाँ, वेल, डॉक्टर्स के मन में भी ऐसे ही सवाल आए होंगे, तभी तो ऐसी बीमारी और सिम्टम्स को कहते हैं एलिस इन द वंडरलैंड सिंड्रोम। वैसे अच्छी बात तो ये है कि इस एलिस इन द वंडरलैंड सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स के केस बहुत कम ही पाए जाते हैं और इनका इलाज भी बड़ी आसानी से हो जाता है। इस सिंड्रोम का सबसे कॉमन सिम्टम डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में देखा जा सकता है। 1999 में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि एक बच्चा अपना मुंह उल्टा करके टीवी देख रहा है और एक केस में यंग लड़की को भूत दिखते थे और उसकी ऐसी हालत से लोग विकृत हो जाते थे। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे ही कुछ कॉमन विजुअल हेल्यूसिनेशंस के, जो कि इस सिंड्रोम में देखे जा सकते हैं। इन हेल्यूसिनेशंस को मेटामॉर्फोसिया कहते हैं या विजुअल डिस्टॉर्शन ऑफ साइज, मूवमेंट्स और कलर। जैसे कि किसी चीज़ को ऐसे परसीव करना कि वो बहुत बड़ी या बहुत छोटी है अपने ओरिजिनल साइज से। ऐसा ही एक और केस ले जिसमें आप टेलीस्कोप कुछ देख रहे हैं या फिर टेलीस्कोप की उल्टी दिशा से देख रहे हैं। ऐसा ही इन सिम्टम्स में ऑडिटरी सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक किसी इंसान की आवाज़ कटते हुए आना या फिर अनएक्सप्लेन्ड म्यूज़िक नॉइसेस का अचानक से सुनाई दे। बट इन हेल्यूसिनेशंस और आपके द्वारा एक्सपीरियंस करे गए ये सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि ड्रग यूज़ और स्किज़ोफ्रेनिया। इस सिंड्रोम की वजह से लोगों को हमेशा लगता है कि वो कोई इल्यूजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें कभी रियलिटी और फिक्शनल इवेंट्स के बीच कंफ्यूजन नहीं होती। तो फिर ये वियर्ड सेंसेशंस आते कहाँ से हैं? इन सेंसेशंस को डॉक्टर्स ने पहली बार 1950 में पहचाना था, जहाँ कुछ केसेस में लोग माइग्रेन, हेडेक और एपिलेप्सी से सफ़र करते हैं। पर कुछ रीसेंट रिसर्चेस में ये भी पाया गया कि माइग्रेन और एपिलेप्सी के हर केस में नहीं पाए जाते। ये सब तो किसी इन्फेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनमें से एक कॉमन इन्फेक्शन एप्स्टाइन बार वायरस है, जिसको मोनोन्यूक्लियोसिस भी कहते हैं। हम इस बारे में तो श्योर नहीं है कि इन्फेक्शंस हेल्यूसिनेशंस कॉज करते हैं या नहीं, बट थोड़े बहुत आइडियाज़ लगा सकते हैं। हो सकता है कि इन्फेक्शंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिमाग के कुछ हिस्से में इफ़ेक्ट कर ले, वो भी स्पेशली प्रोसेसिंग। 1980 में इस सिंड्रोम से इफ़ेक्टेड 4 बच्चों का टेस्ट हुआ और उनमें ये पाया गया कि 4 में से 3 बच्चों को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था और 2 में एप्स्टाइन बार वायरस भी पाया गया और चारों बच्चों के ब्लड फ्लो में गिरावट देखी गई। ब्रेन के भी साइड्स और पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट में चेंज देखा गया और ये ब्रेन के विजुअल पाथवे में भी कॉमनली पाया गया। और ये टेस्ट इस सिंड्रोम से जुड़ी सारी रिसर्चेस को वेरीफाई भी कर रहा था। बट 2010 में एक बच्चा जब सेम सिम्टम्स दिखा रहा था, तब एक MRI मशीन ने कुछ अलग ही रिजल्ट शो करे। उसमें पता चला कि 1980 वाले टेस्ट के कंपैरिजन में इस केस में दिमाग के पैराइटल लोब में ज़्यादा एक्टिवेशन देखी गई। तो उन सैंपल से कंक्लूजन निकालना मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इन केसेस में कभी ब्रेन साइज़ कुछ केसेस में फिट नहीं हो रहा है। हमें पता है कि पैराइटल लोब स्पेशियल रीजनिंग के लिए एक अहम रोल प्ले करता है और पैराइटल विजुअल पाथवे परसेप्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी इंसान को उल्लू भी बना सकते हैं, ये कह के कि तुम्हारी कमर थोड़ी सी छोटी और पतली लग रही है। कैसे? देखिए, उसके हाथों को पकड़ के घुमा के उनकी हिप्स पे रखिए और एक्सपेरिमेंटली उनके टेंडन्स को रिस्ट की हेल्प से वाइब्रेट करिए। 2005 की एक स्टडी से पाया गया कि जिन लोगों को जितना स्ट्रांगली इल्यूजन फील हुआ, पैराइटल लोब को दोनों हिस्सों में ज़्यादा एक्टिवेशन देखी गई। इन इल्यूजन्स के सारे केसेस को इंटरकनेक्ट करके हम इनकी इमर्जेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सिंड्रोम से सफ़र करने वाले आधे लोगों के पास इसे डायग्नोस कराने के लिए कोई क्लियर रीज़न भी नहीं मिलता। बच्चे इसी सिंड्रोम के साथ बड़े हो जाते हैं
या फिर इन्फेक्शन या माइग्रेन या फिर किसी ब्रेन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की तलाश में लग जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टफ़ के लिए हमारे चैनल नॉलेज गंगा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में और टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।